हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस इन हिंदी। मैं रश्मि डिस्कस कर रहे हैं भारत का राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखा गया है। तो आज डिस्कस करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ है। इस कानून को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इनमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता में शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाइआर्की में वियुक्त शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूनानियों के लिए एक पृथक निर्वाचन की सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून में संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून में लंदन और भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय के 2 वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश शासन के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी करने आदि की सिफारिश में आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व
के साथ ही 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसके विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसे दलितों के विचार भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना के यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से भी जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। भारत अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसे 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। अधिनियम की विशेषताएं: अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसके राज्य और रियासतों की एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जो कि 59 विषय थे संघीय सूची में, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया। इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्यों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। विभक्त करना पड़ा। हालांकि वह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में 6 से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गया। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसमें मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात कर लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। इसमें भारत की ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 में इसे स्वतंत्र और प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसे भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों प्रभुत्व राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इन्हें ब्रिटिश राज्य मंडल में अलग होने की स्वतंत्रता की थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसे स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति एक नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी तथा उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसके दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान थी कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संविधित क्षेत्रों के लिए विधान सभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक 2 डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुत्व की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इन कानून की सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद से परामर्श का कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा की नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 में पूर्व सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी,
14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र और डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो इसमें यहाँ तक ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।